सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग जो घटना चक्र का सीरीज कर रहे हैं उसका ये अगला चैप्टर है। वो चैप्टर है 12वां चैप्टर, जिसका नाम है नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण। ठीक है, 11 चैप्टर का जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं विथ इमेज। जहाँ पे इमेज की ज़रूरत है वहाँ पे इमेज के भी यूज किए हैं हम लोग और पूर्ण रूप से समझने की कोशिश किए हैं। ठीक है, चलिए जो है इसको कवर करते हैं जल्दी से जल्दी, और जल्दी ही कवर कर लेंगे इस बुक को भी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि ये 12वां चैप्टर चल रहा है तो ये 3 पार्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नवजात शिशु की तुरंत देखभाल में शामिल है। जो नवजात शिशु है उसकी तुरंत देखभाल में शामिल क्या है, देखिए। नवजात की नाभि का नाल काटना, कि मातृत्व पोषण करना, एनीमिया और रक्तचाप का प्रबंधन करना, कि जन्म की तैयारी करना। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसमें नवजात शिशु की तुरंत देखभाल की बात हो रही है। तो नवजात शिशु जैसे जन्म लेता है उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है बताइए? तो किया जाता है कि नवजात की नाभि का नाल काटना। जो प्लेसेंटा जुड़ा होता है नाभि से, उसको क्या किया जाता है, एक जगह बांध के और जो है कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही होता है। जो भी 4 ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से तो देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। तो नवजात शिशु की तुरंत देखभाल में नवजात की नाभि का नाल काटना शामिल है। क्या शामिल है? नवजात की नाभि का नाल काटना शामिल है। शेष सभी जो है प्रसव पूर्व देखभाल है। जो शेष सभी हैं वो क्या है? प्रसव पूर्व की बात है बात है कहने का मतलब है, मतलब कि प्रसव पूर्व का मतलब कि प्रसव होने से पहले की बातें हैं। ठीक है, कि मातृत्व का पोषण करना, माँ का पोषण करना सही से, एनीमिया और रक्तचाप का ध्यान रखना, माँ का जन्म की तैयारी करना, ये जो है प्रसव के पहले का है। और तुरंत वाला काम क्या है हमारा? जो तुरंत वाला काम है वो है नवजात की नाभि को नाल को काटना। तो आगे बढ़ते हैं। ये जन्म की बात के बाद काम है, और बाकी सब चीज़ें क्या है? प्रसव पूर्व की, मतलब प्रसव से होने की पहले की बातें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नवजात शिशु के घर पर देखभाल करने की योजना में सम्मिलित है। जो नवजात शिशु होता है कि घर पर देखभाल करने, जब घर ही पर देखभाल करना है उसके योजना में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? तापमान बनाए रखना, पूरी तरह केवल स्तनपान कराना, एक ए और बी दोनों, या परिवार नियोजन के बारे में परामर्श देना। तो देखिए इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो नवजात शिशु को घर पर जो देखभाल करना है उसमें उस योजना में क्या सम्मिलित है? तो घर का तापमान बनाए रखना, मतलब कि ठंडी है तो उसको कम से कम ऐसे कपड़े या चारों तरफ से बंद कर दीजिए जहाँ पे ठंडी ना घुसे। ठीक है, अंदर ठंडी ना जाए। और गर्मी के दिन जो है प्रॉपर वेंटिलेशन हो, उतनी गर्मी भी ना हो, क्योंकि दोनों सिचुएशन में जो है नवजात शिशु को बड़ा समस्या होती है। ठीक है, तो रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। पूरी तरह स्तनपान कराना। ठीक है, देखिए सबसे सेफ क्या होता है कि 6 मंथ तक यानी कि 6 माह तक, 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध जो है जरूर देना चाहिए, केवल माँ के दूध और कुछ नहीं। लेकिन अब नहीं होता है तो अलग बात है, वो तो अलग केस हो गया। लेकिन 6 महीने तक जो है माँ के दूध पे रखना चाहिए बच्चे को। तो इसको देख लीजिए, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नवजात शिशु के घर पर देखभाल करने के लिए तापमान बनाए रखना और पूरी तरह केवल स्तनपान शामिल है। ठीक है, स्तनपान पूरी तरह शामिल है। नवजात शिशु है, नया जन्मा शिशु, इसकी बात हो रही है। परिवार नियोजन के बारे में परामर्श देना प्रसव के उपरांत देखभाल है। ठीक है, प्रसव के उपरांत जो है ये सब देखभाल की बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं कि नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? कि नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारतवर्ष में कब मनाया जाता है बताइए? 1 से 15 जनवरी तक, 15 से 21 अप्रैल तक, 15 से 21 नवंबर तक, या 15 से 21 दिसंबर तक। तो बताइए कब मनाया जाता है ये? तो जो तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा, सी, यानी कि 15 से 21 नवंबर तक जो है नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह जो है भारतवर्ष में 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 पर आते हैं। एक बच्चे को ब्रांज बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, ब्रांज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए कि जब उसे मिल रही हो। ठीक है, एक बच्चे को ब्रांज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए कि जब उसे मिल रही हो क्या? इम्यून थेरेपी, केमोथेरेपी, फोटोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी।
चौथा है उसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, फोटोथेरेपी। ठीक है, फोटो मतलब लाइट से थेरेपी दी जाती है। ठीक है, एक बच्चे को ब्रांच बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए कि उस बच्चे को फोटोथेरेपी मिल रही हो। यह सामान्यतः नवजात शिशु को पीलिया के उपचार के दौरान होता है। जब पीलिया का उपचार होता है, जॉन्डिस का जब उपचार होता है, उस दौरान जो है ये किया जाता है फोटोथेरेपी। तो ये सब इसको देखना चाहिए। अच्छा, अब ये आता है बात कि ब्रांच बेबी सिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं चित्र के माध्यम से, तभी समझ में आएगा। अब देखिए जो है इस बच्चे के शरीर पर देखिए चकता जो दिख रहा है, यही जो है ब्रांच बेबी सिंड्रोम है। ठीक है, यही ब्रांच बेबी सिंड्रोम है जिसकी उपचार के लिए फोटोथेरेपी की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? फोटोथेरेपी की जाती है। चलिए, ब्रांच बेबी सिंड्रोम देख के आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 5 पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना है। ठीक है, जो नवजात शिशु हैं उनके मृत्यु दर को कम करना कितना कम है करना है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार जो निर्धारित हुआ है, तो 12 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म पर, 24 से कम प्रति जो है 1000 जीवित जन्म पर, 36 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म पर, या 48 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म पर। तो जो सस्टेनेबल गोल डिफाइड हुआ है उसमें जो है कितना कम करना है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 12 से कम मरने चाहिए बच्चे। ठीक है, एक ख्याल में जो जीवित बच्चे जन्म ले रहे हैं, जीवित जो जन्म हो रहा है उसमें जो है 12 बच्चे से कम मरना चाहिए। तो वो डिसाइड किया गया है सस्टेनेबल गोल के मतलब कि अनुसार। तो इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 25 सितंबर 2015 को सतत विकास लक्ष्य स्वीकार किया गया था। 25 सितंबर 2015 को सतत विकास लक्ष्य स्वीकार किया गया था। सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों का संग्रह है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पे जो है 2030 तथा नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना 12 प्रति 1000 जीवित जन्म पर लाना है। मतलब कि 12 बच्चे जो है मरेंगे, ये जो है एक लक्ष्य रखा गया है। इससे मतलब कम ही मरे तो ठीक है, मतलब पहले तो इससे अधिक ही मर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। ये जो लक्ष्य रखा गया है 25 सितंबर 2015 को सस्टेनेबल मतलब कि सतत विकास लक्ष्य के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। अग्रफांटिल आकार है। ठीक है, अग्रफांटिल का आकार है, बताइए कैसा है, कैसा होता है अग्रफांटिल का आकार कैसा होता है? गोल होता है, चौकोर होता है, डायमंड होता है, या त्रिकोणीय होता है? बताइए कैसा होता है। 6 प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो जो इसका उत्तर होगा हो जाएगा सी, यानी कि डायमंड आकार का होता है। ठीक है, नाम जो नहीं सुना होगा उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन समझाने की गारंटी हमारी, हम पूरा समझाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अग्रफांटिल जो है इंटीरियर डायमंड के अनुसार डायमंड का होता है जो विकसित हो रहे भ्रूणीय कपाल फेटल स्केल के 2 फ्रंटल और 2 पेराइटल अस्थियों के बीच स्थित होता है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस समझा दूंगा। ठीक है, ये जन्म के बाद जो है लगभग 18 माह तक रहता है, 18 मतलब कि लगभग 1.5 साल तक रहता है। तत्पश्चात जो है कपाल की हड्डियों के ऑसिफिकेशन के कारण यह बंद हो जाता है। ठीक है, कपाल की हड्डियों के ऑसिफिकेशन के कारण यह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब समझ में आएगा जब चित्र दिखाऊंगा तो। अब देखिए, ये जो है ये खोपड़ी है बच्चे की। ठीक है, अब देखिएगा जब बच्चा जन्म लेता है, ये आगे वाला भाग है, ये आगे वाला भाग है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ पे इसका बहुत मुलायम होता है, वहाँ पे ज़्यादा टच भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसका आकार कैसा है, जिसको कहते हैं एंटीरियर फ्रंटल या अग्र फ्रंटल। ठीक है, इसका आकार जो है डायमंड शेप का है। कैसा है? डायमंड शेप का है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ठीक है, कहाँ बताइए ये कहाँ पे है, मतलब कि किसके बीच में है? तो 2 फ्रंटल और 2 पेराइटल अस्थियों के बीच है। ये 2 फ्रंटल है, मैंने आगे वाले हैं, ये 2 फ्रंटल अस्थि है, और 2 ये जो है पेराइटल अस्थि है। इनके बीच में क्या है स्थित है, और ये डायमंड शेप का है। ठीक है, मतलब कि हीरे का आकार का है। लगभग 18 महीने तक, यानी कि 1.5 साल में बाद जो है ये क्या होता है, आपस में सब क्या जुड़ जाता है, भर जाता है, कहने का मतलब है। और ये किससे होता है? ऑसिफिकेशन की वजह से होता है। ठीक है, मतलब कि सब सही हो जाता है, टाइट हो जाता है, ये भी कहने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि BFHI है। BFHI क्या है, इसका फुल फॉर्म कहने का मतलब क्या है? तो ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि
बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बड़ा स्पेशल फुल फॉर्म है ये, ठीक है। तो देख लीजिए, BFHI का पूरा नाम जो है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है। क्या है? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है। इसका आरंभ जो है WHO तथा यूनिसेफ द्वारा वर्ष 1991 में किया गया था। यह स्तनपान के समर्थन व संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयास से संबंधित करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये स्तनपान को जो है प्रमोट करते हैं कि स्तनपान कराने से क्या क्या फ़ायदे हैं। स्तनपान कराने क्या क्या फ़ायदे हम लोग जो है इस पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो है WHO और यूनिसेफ द्वारा वर्ष 2019 में क्या किया गया, लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। जीवन क्षमता की अवधि के बाद बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उससे किसी भी रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है, ठीक है। जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें किसी भी रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है। एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम हेमरेज या पोस्टमार्टम हेमरेज या उपयुक्त सभी। तो जो 8वां प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीवन क्षमता की अवधि के बाद बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें किसी भी रक्तस्राव को एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं, ठीक है। ठीक है, जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उससे किसी भी रक्तस्राव को एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। मतलब कि जननांग से यानी कि योनि मार्ग से कोई भी अगर रक्तस्राव हो रहा है तो उसको जो है एंटीपार्टम हेमरेज कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना आसान है, समझ में आ रहा होगा आसानी से। 9वें प्रश्न पे आते हैं। अपरिपक्व शिशु बेबी को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन का निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाता है। देखिए, जो अपरिपक्व बच्चे होते हैं उनको जो है किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उसमें कहने का मतलब ऑक्सीजन के निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाता है। जो भी अपरिपक्व बच्चे रहते हैं उनको ICU में रखा जाता है और उनको जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वही पूछ रहा है, वही वाला प्रश्न है, ठीक है, कि उसमें कितना दिया जाता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा 9 का हो जाएगा A, यानी कि 21%, ठीक है। देखिए, जो अपरिपक्व शिशु होता है को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन की 21% सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाता है, ठीक है। 21% के साथ जो है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। एक वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा पहुंच योग्य धमनी है, ठीक है। एक वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में नाड़ी की जांच करने के लिए, बच्चों की जो नाड़ी होती है पल्स रेट को जांच करने के लिए सबसे केंद्रीय पहुंच की धमनी कौन सी है? तो ब्रैंकियल है, कैरोटिड है, डोर्सलिस है या डोर्सलिस पेडिस है या पॉलीटेल है, ठीक है। मतलब यहाँ से बच्चों की नाड़ी को जो है रक्तचाप को नापा जाता है, कहने का मतलब है। तो बताइए कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा B, यानी कि कैरोटिड, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नाड़ी की धड़कन को जांच करने के लिए सबसे केंद्रीय तथा पहुंच योग्य धमनी जो है कैरोटिड धमनी है। कौन है? कैरोटिड धमनी है। इसमें हृदय की धड़कन के कारण जो है धमनियों के में होने वाले हलचल को मापा जा सकता है। इसमें हृदय के कारण जो है, हृदय की धड़कन के कारण जो है धमनियों में होने वाले हलचल को मापा जा सकता है। किससे? कैरोटिड धमनी से। उसको हम लोग देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। कैरोटिड धमनी होती कहाँ पे है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, कॉमन है ये वाला। उसके बाद जो है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में और जो है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में बट गया है। तो कहने का मतलब कैरोटिड आर्टरी से जो है पल्स रेट को नापा जाता है बच्चों में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11वां है कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतरपेशीय इंजेक्शन के प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह है, ठीक है। देखिए, मतलब कि अधिकतर 2 तरह से जो है इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। जो निडल के माध्यम से दिया जाता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। एक तो मांसपेशी में दिया जाता है उसको, जिसको अंतरपेशीय इंजेक्शन कहते हैं, एक नसों में दी जाती है। तो वही कह रहा है कि जो 1 वर्ष से कम के बच्चे हैं, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें जो अंतरपेशी इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, अंतरपेशी जो इंजेक्शन दिया जाता है वो कहाँ पे दिया जाता है उसकी बात हो रही है। तो डोसा ग्लूटाइल साइट में या वेस्टल
लेटरिस में या ग्लूटियल साइट में या डेल्टाइडल साइट में। ठीक है, तो जो 11वां का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि वेस्टस लेटरलिस में। ठीक है, वेस्टस लेटरलिस में दिया जाता है ये। ठीक है, अब ये ऐसे बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जिनको जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है और याद करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये होता कहाँ है, ये भी तो देखना जरूरी है कि वेस्टस लेटरलिस कहाँ होता है, थोड़ा सा उससे आसानी हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जो जांग की हड्डी होती है ना, जो जांग की हड्डी होती है, वहाँ पे जो ये मांसपेशी आपको दिख रहा है लाल लाल, ये देखिए लाल लाल जो दिख रहा है मांसपेशी है ये वाली, इसी पार्ट में जो है 1 वर्ष से कम के बच्चों को जो है दिया जाता है इंजेक्शन वगैरह, जिसको वेस्टस लेटरलिस कहते हैं। यहाँ पे जो है पसंदीदा जगह होता है डॉक्टरों का, क्योंकि आराम से जगह मिल जाता है। ठीक है, तो ये वेस्टस लेटरलिस जो है 1 वर्ष से कम के बच्चों को क्या करने के लिए, अंतरपेशी इंजेक्शन देने के लिए पसंदीदा जगह होता है। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 12 पे आते हैं। एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन के दिए जाने का संकेत है जब। एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दिए जाने का संकेत है जब हृदय की दर जो है कब है 100 बीट प्रति मिनट है, शिशु में साइनोसिस है, 95% से नीचे एसपीओ है, या जन्म के समय शिशु नहीं रो रहा है। ठीक है, तो बताइए कब देने की आवश्यकता है। तो 12वें का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, हृदय की दर जो है 100 बीट प्रति मिनट से जब कम होगा तब ये काम करने की आवश्यकता है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन श्वसन वेंटिलेशन का एक तरीका है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है श्वसन वेंटिलेशन का क्या है, तरीका है। इसके अंतर्गत फेफड़ों में सकारात्मक दबाव द्वारा हवा या अन्य गैसों के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण शामिल होता है। एक नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दिए जाने का संकेत है। क्या है, एक नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दिए जाने का संकेत है जब नवजात शिशु का हृदय जो है दर 100 बीट प्रति मिनट से कम हो रहा हो। तो ठीक है, ये सब जब 100 बीट प्रति मिनट से कम है तब की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 पर आते हैं। नवजात शिशु के जन्म के बाद जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है। ठीक है, देखिए जब नवजात शिशु होता है उसको अगर सही तरह से पोषण नहीं मिल पाता है तो उसमें कौन कौन सी जटिलताएं आती है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टंटिंग आती है कि वेस्टिंग आती है कि प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम आता है या उपयुक्त सभी आता है। तो 13 का उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी आता है। जब भी सही से पोषण नहीं मिलता है तो स्टंटिंग भी आता है, वेस्टिंग भी आता है और न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम भी आता है। तो कहने का मतलब है कि इसको एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे, ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे जो है समझ में आएगा नहीं आपको। देखिए, जो नवजात शिशु के जन्म के आरंभ के 2 वर्ष में दिए जाने वाले अच्छा पोषण बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। जन्म के बाद जो है जो 2 वर्ष पोषण दिया जाता है वो क्या होता है, बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। निर्बल पोषण मतलब खराब पोषण जो है विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में स्टंटिंग भी आता है, वेस्टिंग भी आता है, प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम भी आता है। चलिए समझ लेते हैं कि स्टंटिंग क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, अब न्यूरो का प्रॉब्लम समझिएगा कि न्यूरो संबंधित प्रॉब्लम है ये। चलिए देख लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे जो है ये बच्चा जो है क्या है, स्टंटेड है। ठीक है, क्या है, स्टंटेड है। स्टंटेड मतलब होता है कि जो हाइट की वृद्धि होती है ना, ऊंचाई होती है, उस समय के हिसाब से नहीं बढ़ पाता है। जितना एक उम्र में बढ़ना चाहिए उतना उसको हाइट नहीं मिल पाती है उस बच्चे को। ठीक है, अच्छा वेस्टेड में क्या होता है, वेस्टेड में देखिए क्या है, ये बच्चा जो है इसके आकार देखिए, इसके बॉडी का आकार देखिए कैसा है वेस्टेड में। ठीक है, सही तरह से जो है बॉडी का आकार इसका नहीं है। ठीक है, तो ये वेस्टेड में है। और अंडरवेट का तो बात अलग है। ठीक है, ये अंडरवेट अलग बात है। लेकिन स्टंटेड में क्या होता है कि सही से हाइट नहीं मिल पाती, वेस्टेड में सही से बॉडी का आकार नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा बॉडी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देख के आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, और न्यूरो वाले में क्या है, न्यूरो का प्रॉब्लम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। खाट में माता के साथ बच्चे को रखने को कहा जाता है। खाट में माता के साथ बच्चे को रखने को कहा जाता है देखभाल, कंगारू देखभाल, कक्ष पालन या नवजात देखभाल। तो 14 का उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, कि खाट में बच्चों को जो है साथ बच्चों को माता के साथ रखने को क्या कहते हैं, कक्ष पालन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब माँ अपने बच्चों के साथ सोती है खाट में, उसी की बात हो रही है, तो वो कक्ष पालन यानी कि रूमिंग इन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 पे आते हैं। यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल की प्रसूति नहीं किया जाता है तो उसे कहा जाता है। ठीक है,
यदि शिशु के प्रसव हो गया है और 30 मिनट के भीतर अगर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है, नाल को नहीं निकाला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा सेविया, पोस्टमार्टम हेमरेज, रिटेंटेड प्लेसेंटा या प्लेसेंटरी इस्कीमिया। तो जो 15वें का उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा सी, यानी कि क्या हो जाएगा? रिटेंड प्लेसेंटा। ठीक है, रिटेंड प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा भी उसी में मौजूद है। यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसे रिटेंडेड प्लेसेंटा कहते हैं। मतलब अगर प्लेसेंटा को 30 मिनट के अंदर नहीं निकाला गया तो उसको रिटेंडेड प्लेसेंटा कहेंगे। चलिए क्वेश्चन संख्या 16 पे आते हैं। यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल की प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। और प्रसव जो है 30 मिनट के भीतर नहीं निकलता है खुद से, तो उसको कैसे निकाला जा सकता है? नियंत्रित कर्षण से, मैनुअल विधि से या सर्जरी से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा 16 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, मैनुअल विधि से। मैनुअल विधि मतलब कि मानवीय विधि से, मानवीय प्रयोग कर, मतलब मानवीय हथियारों का प्रयोग करके जो भी चिकित्सा में अवेलेबल है, जो भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है उसका हेल्प करके जो है निकाला जाता है, उसको कहते हैं मैनुअल विधि। यदि प्रसव जो है 30 मिनट के भीतर, प्रसव में 30 मिनट के भीतर अगर प्लेसेंटा नहीं निकलता है तो उसे मैनुअल विधि द्वारा हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऐसे डाटा बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में कि सामान्य नवजात शिशु का जन्म कितना होता है बताइए। तो इंडिया की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, भारत में कितने केजी के जन्म लेते हैं बच्चे। तो 1.5 से 2.5 केजी के बीच में, 2.5 से 3.5 केजी के बीच में, या 1.5 से 3 केजी के बीच में, या 4.5 से 5 किलोग्राम के बीच में। तो जो सामान्यतः वजन है इंडिया में वो है आपका बी ऑप्शन, यानी कि 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में जो है बच्चे ज़्यादातर जन्म लेते हैं इंडिया में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 2.5 से 3.5 किलो के बच्चे जो है सामान्यतः इंडिया में जन्म लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 पे आते हैं। एमनियोटिक को पोंछने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में से हीट लॉस रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एमनियोटिक द्रव के कारण होता है। ठीक है, तो किससे होता है? प्रवाहकत्व के द्वारा, संवहन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा या विकिरण के द्वारा, बताइए। तो जो 18 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कहने का मतलब ये है कि जो एमनियोटिक को पोंछा जाता है, एमनियोटिक द्रव में बच्चा खेलता रहता है अंदर, जब प्रसव होने के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसको जो है पोंछा जाता है। तो शिशु को शुष्क करने के लिए, मतलब कि सूखा करने के लिए नवजात से हीट लॉस को रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एमनियोटिक द्रव के कारण होता है। किसके कारण? तो वाष्पीकरण कारण हो जाता है। तो बच्चा थोड़ा सा अंदर होता है तो उसमें उसके तुरंत जो है कपड़े की व्यवस्था की जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अरे भैया कपड़े लेके आए हो, ठीक है, या उसको तुरंत जो है उसमें लपेटो, किसमें? टॉवेल वगैरह में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रसव पश्चात जो है प्रथम आधे घंटे के दौरान नवजात हीट लॉस काफ़ी हद तक जो है एमनियोटिक द्रव के वाष्पीकरण के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 19 पे आते हैं। ठीक है, चलिए। एक नवजात शिशु को प्रसूति होता है, इससे स्राव दिखाई देता है। ठीक है, एक नवजात शिशु को प्रसूति होता है, इसमें स्राव दिखाई देता है। इसमें निम्न सक्शन की विधि का अनुसरण किया जाता है। ठीक है, अगर बच्चे के मुंह से स्राव होता है किसी प्रकार का, तो सबसे पहले किसको साफ किया जाता है? तो इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। पहले नाक, उसके बाद मुंह का, पहले मुंह उसके बाद नाक का, पहले मुंह और अंदर गला, अंदर गहरा गले तक बच्चे को उल्टा पकड़ें और साफ करें। तो पहले किसको साफ करना चाहिए बताइए? इसको पढ़ चुके हैं आप लोग, तो इसका हो जाएगा उत्तर बी, यानी कि पहले मुंह को साफ करें फिर और नाक को साफ करना चाहिए जब भी कुछ निकल रहा होगा उसके मुंह से। तो ठीक है, एक नवजात की शिशु प्रसूति होती है और इसमें स्राव दिखाई देता है, तो पहले मुंह और उसके बाद जो है नाक को सक्शन विधि से अनुसरण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 20 पे आते हैं। जन्म के समय मौजूदा नवजात शिशु का त्वचा पर सफेद चीज जैसे पदार्थ को कहा जाता है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसके चीज पे सफेद चिपका होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं बताइए? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पेट में जो है बच्चे को बड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक है, बच्चे को बचाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि उसको क्या कहते हैं जो सफेद दिखता है? तो लानुंगो कहते हैं, वर्निक्स किसोसा कहते हैं, एमनियोटिक द्रव कहते हैं, या ब्राउन वसा कहते हैं। तो 20वें का जो उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि वर्निक्स किसोसा कहते हैं। ठीक है, तो जो जन्म के समय मौजूदा नवजात में किसी शिशु के त्वचा पर सफ़ेद चीज़ दिखती है उसको वर्निक्स किसोसा कहते हैं।
चलिए वर्निक्स केसोसा आप लोग देख लीजिए कैसा होता है जब बच्चा जन्म लेता है। तो अब देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो ये वर्निक्स केसोसा आपके उसके सफ़ेद सफ़ेद शरीर पे दिख रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं वर्निक्स केसोसा, ठीक है। इसको निकलने के बाद तुरंत साफ़ किया जाता है कपड़े उपड़े से पोंछ के, जो भी आराम से। अब ये वर्निक्स केसोसा किसी में बहुत अधिक होता है, किसी में बहुत कम होता है। ये कैसे पोषण हुआ है माँ का उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन बच्चे को जो है उसके स्वास्थ्य के लिए बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है ये वर्निक्स केसोसा, और ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है ऐसे ही, ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन करते हैं समाप्त। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ।